नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसा सियासी चेहरा है जो नई किस्म की राजनीति की ध्रुवीकरण से उभर रहा है। ये चेहरा मुसलमानों का रहनुमा बनता है और मुस्लिम राजनीति की नई ध्रुवीकरण करने पर उतारू है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद से सांसद और MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। ये बताइए कि आजकल आपका जो चेहरा है वो मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चमकदार चेहरा बन के उभर रहा है। जब देखो तो लोग ओवैसी की बात कर रहे हैं, क्या बात है? मुझे नहीं मालूम, जमहूरियत है, हर एक को इख्तियार है मेरे बारे में बात करने का, मगर ये कहकर मुझे महदूद कर देना कि मैं सिर्फ मुस्लिम चेहरा हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, तो ज़ाहिर है जमहूरियत में हम हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में हमको जो 2 सीट पर कामयाबी मिली, उसके बाद काफ़ी उस पर बहस हुई, काफ़ी तबसरे हुए बड़े बड़े कॉलमनिस्ट और बड़े सियासतदानों की तरफ से। तो इसीलिए शायद हम आजकल नरेंद्र मोदी के लिए आप इस तरीके की क्यों व्यू रखते हैं? आप क्या कि वो आ गए तो देश में, वो तो आज तक जब से उनकी सरकार आई है अभी तक तो उन्होंने कुछ भी ऐसी कोई मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कोई बयान नहीं दिया। तो आप इस तरीके से क्यों इतने भड़काऊ भाषण? अरे भड़काऊ भाषण तो ये तो हमारे अब लगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बैच लगा लूँ भड़काऊ भाषण का कि भाई मेरा नाम भड़काऊ भाषण है। महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, एक हम पे इलेक्शन कमीशन की कोई शिकायत नहीं है। महाराष्ट्र का इलेक्शन तो आप मानेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन ने करवाया। कहाँ है फिर अकबर की अगर तकरीर महाराष्ट्र में हर जगह तकरीर किया, वो कोई केस बुक हुआ क्या? बता दीजिए। अरे कोई केस बुक हुआ क्या? आप देखिए, आप जो तकरीर के हवाला दे रहे हैं वो केस चल रहा है, मानता हूँ उस बात को, मैं कह रहा हूँ, मगर बता दीजिए ना कि भाई इलेक्शन कमीशन या ये लोगों ने कुछ किया। कुछ भी नहीं है। अब इसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, 1-2 बात मुझे बता दीजिए आप, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान में हमारे कई जगहों पर बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ तकरीर के केसेस हैं। अरेस्टिंग क्यों नहीं होती उनकी? जेल को क्यों नहीं जाते वो लोग? किसी ने हरामजादा कह दिया तो कुछ नहीं, कोई रामजादा कह दिया तो कोई नहीं, गोडसे को कह दिया तो कुछ नहीं, कोई कहेगा कि लव जिहाद, कुछ नहीं होगा। तो आप उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवा रहे? अरे FIR करवाने के बावजूद भी गिरफ्तार करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। हमारा इतराज सिर्फ यही है, अगर कानून है तो उसका इतलाक, उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबरी पर हो, सब पर हो। ये नहीं है कि एक ही मिल जाए उसी पर पहाड़ी तरह गिर जाए पूरा कानून, और दूसरा जो है दूध का धुला हुआ हो, वो बोला चला जाए और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। आप प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि साक्षी महराज के खिलाफ या साध्वी के खिलाफ। मुझे लग रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर के एमिसरी बन के हैं मेरे पास। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप तो मिडिल मैन का रोल अदा कर रही है कि मुझे जाके मिला जाए। नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि तो आप जो संसद में बयान दे रहे हैं, आप जाकर के उनके खिलाफ FIR करवाए। आप जाइए तो सही। आपको तो ये सूट अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि मैं जाकर मिलूं उनसे? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको तो ये सूट करता है कि इस तरीके के बयानात हो और वो उससे आपकी पॉलिटिक्स और चमके। अरे आपको भी सूट करता है कि इस तरह के बयानात हो और आप टीवी पे दिखाएं, TRP बढ़े आपकी, ये भी मैं कह सकता हूँ। नहीं, आपको तो सूट करता है ना कि हरकत हो कुछ तो बरकत है उसमें। अरे आप देखिए, ये तो आपके लिए भी ये बरकत है। ये मान लीजिए अगर कोई गलती आपकी बरकत इसी में है कि साध्वी जैसे लोग और बयान देते हैं। अरे आप उनको बोलिए ना, मत देने के लिए उनको बोलिए। अब वो बोले जाएंगे, उनको क्या है बीमारी मुझे नहीं मालूम, बोले जाएंगे और अगर हम इतराज करेंगे तो आप बोल रहे आप बरकत है उसमें। देखिए, अगर कोई कमजोर गलती करेगा तो आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर? अच्छा, नरेंद्र मोदी से आपको क्यों इतना गुस्सा क्यों है? मुझे इस बात का पूरा इख्तियार है कि मैं हिंदुस्तान के वजीर आज़म से इख्तलाफ करूं। मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं हिंदुस्तान के वजीर आज़म से नाइंसाफ़ियों के खात्मे का मुतालबा करूं। इसमें कौन सी गलती कर हो रही है मुझसे? मैं क्यों? देखिए, हम जो है ना, हम दूसरे लीडर्स की तरह मैच फिक्सिंग नहीं करते कि सामने एक और पीछे एक। जो हमारे हैं सामने बोलते हैं, और मुझे डेमोक्रेटिक राइट है
जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया किसी ने नहीं दिया मुझे, और मैं उस तरह का काम कर रहा हूँ। तो एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जापान गए तो आपको इतनी, उन्होंने किसी को एक गिफ्ट दिया, अगर वहाँ के उन्होंने नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने गीता दी तो आपको गिफ्ट, सुनिए आपको क्यों एतराज हो गया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को एक गीता गिफ्ट दिया, उससे आपको प्रॉब्लम? आप इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान बुद्धिज्म का क्रेडल रहा? जब हम एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं, एक बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं जहाँ पर बुद्धिज्म को माना जाता है, एक डिप्लोमेटिक कू होता कि हम हमारे मुल्क से एक बुद्धिज्म का एक आर्टिफैक्ट ले जाकर जापान के अवाम को देते कि भाई ये लीजिए, ताकि हमारी दोस्ती में और इजाफा हो, मोहब्बत में इजाफा हो। मैंने इसलिए कहा कि आपको भी पता है और सबको पता है कि आपने उस मुद्दे को क्यों उठाया। नहीं, क्योंकि वो गीता थी, इसलिए आपने उसको उठाया। नहीं, अगर आप मेरा बयान जो रिकॉर्डेड है आप प्ले कर लीजिए, सुन लीजिए। मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो बुद्धिज्म रहा है, यहाँ पर मल्टीकल्चरिज्म है और ये तारीखी मुकामात है। हम कोई आर्टिफैक्ट उनको देते तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता और यकीनन इसको लोग सराहते और हमारी दोस्ती में और ताल्लुकात में और मजबूती पैदा होती। अच्छा, 5 साल तक तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये तो क्लियर है ना? तो इस बीच में ओवैसी साहब की राजनीति क्या इन्हीं मुद्दों पर घूमती रहेगी या उसके अलावा भी? क्या समझते हैं आपके, क्या करना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर के ही ओवैसी साहब अपनी जमात को बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, एक अपोजिशन पार्टी है तो हमारा बुनियादी काम यह है कि हम अपोज करें। हमारा काम ये तो नहीं है कि हम जाके हाथ मिलाकर गोद में बैठ जाएं। हम अपोज करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि जो वादे हुकूमत ने किए थे, हम ये पूरी आपसे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल पर, हम 2019 में मिलेंगे और हम आपके ज़रिए से मैं आज कह रहा हूँ कि 2019 इलेक्शन में से पहले हिंदुस्तान की हर आवाम के अकाउंट में 15 लाख होना चाहिए। अब की वोट लिया गया था, अब की बार मोदी, 2019 में आवाम कहेगी अब की बार 15 लाख। हम पूछेंगे 15 लाख आए नहीं आए, ब्लैक मनी के ऊपर सवाल होगा। आज हमारे मुल्क में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, ग्रोथ के बड़े वादे किए थे, ग्रोथ नहीं हो रहा है। एफडीआई रिटेल को बंद कर दिया गया, जबकि इसमें कई नौजवान जो इनको वोट डाले बड़ी तादाद में उनको नौकरी मिल सकती है, उसको रोक दिए। टीसीएस में रिट्रेंचमेंट हो रहा है। ये सवालात हैं, डेवलपमेंट का इशू है। हम ये डिमांड करेंगे कि माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप जो मिल रही है तालीम की, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, वो डिमांड ड्रिवन हो जाए। हम मुतालबा हम कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हुकूमत वो जो एमएसडीपी की स्कीम है उस पर अमलावरी होगी नहीं होगी। तो बड़ी लंबी चौड़ी नहीं, लंबी चौड़ी नहीं, ये रिलेवेंट चीज़ें हैं। यही तो राजनीति है। अब इसको आप क्या कहेंगे? तो एक बात बताइए कि आज की डेट में इंडियन मुस्लिम्स और खास करके जो यंग यूथ है वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी से प्रभावित है। उसको आप मानते हैं कि नहीं कि वो भी मोदी जी से कुछ तो % होगा जो प्रभावित होगा, कुछ तो होगा जो दो मिसाल देता हूं आपको जिससे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। 440 उम्मीदवार खड़ा किए बीजेपी ने, कितने मुसलमान थे? मैं कम्युनल हूं ना, ठीक है, 8। क्या पोजीशन था उनका? 7 की जमानत जब्त हुई, एक बेचारे शाहनवाज हुसैन हार गए, उनका एक ही बड़ा नेशनल मुस्लिम फेस था, हार गए। अब दूसरी मिसाल आपको दे रहा हूँ, वैली में आप देख लेंगे इंशाल्लाह बीजेपी एक सीट भी नहीं जीतेगी कश्मीर में। ये 2 है। तीसरी बात ये है कि आप मुझसे ये कह रही हैं कि मुस्लिम यूथ के एस्पिरेशंस, भाई मिस्टर मोदी ने कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। मोहसिन शेख को मारने वाले कौन थे पूना में? इनका कहाँ जाके इनके तार मिलते हैं? आप लफ्ज़ जिहाद, फिर आप कहते हैं कि आप ही के पार्टी के एमपी के मज़हब तब्दील करेंगे। कितनी बातें हैं, इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम यूथ है वो ग्रोथ चाहता है, वो भी डेवलपमेंट चाहता है, वो भी एजुकेशन चाहता है। मुस्लिम यूथ ये चाहता है कि उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। मुस्लिम यूथ डेवलपमेंट चाहता है, बट डेवलपमेंट विद डिग्निटी चाहता है। मुस्लिम यूथ ये चाहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करूँगा, बल्कि अपनी आइडेंटिटी पर फ़ख्र करते हुए हिंदुस्तान के हर उस शोबे में काम करूं ताकि हिंदुस्तान मजबूत हो सके। ये 3 चीज़ें जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा एक्सपीरियंस, हो सकता है कि
आपका अलग होगा या आवाम का अलग होगा, मगर मैं ये देखता हूँ कि 3 चीज़ों पर वो काफ़ी इसरार करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी बात चल रही है कि रिलीजन कन्वर्जन के ऊपर जो है, धर्मांतरण के ऊपर एक बिल लाने की बात चल रही है संसद में। क्या आप उस बिल को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स को, ख़ास तौर से टीटी कृष्णमाचारी और के मुंशी, आप बात को नहीं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उस सवाल का आप जवाब दीजिए कि जब बिल अगर आता है संसद में, आप जरा सुन तो लीजिए तो ना, उसको आप सपोर्ट करेंगे? आप सुन तो लीजिए मेरा सवाल, उसके बाद आप एडिट कर दीजिए, समझ में नहीं आया तो आप सुन लीजिए। टीटी कृष्णमाचारी, के मुंशी, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दे हैव द राइट टू प्रोपोगेट। दूसरी बात सुनिए, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बिल आए थे इसी एंटी कन्वर्जन के, नेहरू ने कहा कि इसको निकाल कर फेंक दो, जरूरत नहीं है। तीसरी बात, उड़ीसा में स्वतंत्रता पार्टी जब आई थी पावर में, वहां पर बिल लाया गया। मध्य प्रदेश, सुनिए तो सही, मध्य, हाँ या ना, पहले तो नहीं, मैं किसी सवाल का जवाब, इतना बड़ा सवाल हाँ और ना में नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं दे सकता हूं। मैं इसका मतलब नहीं, मैं आपको मेरा सवाल पूरा सुनना पड़े, जवाब सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप बताइए। और आखिरी बात यह है कि जब ये बिल की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है? मैं यकीनन आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि किसी को भी धोखा देकर, झांसा देकर या पैसा देकर मज़हब अगर कोई तब्दील करेगा, हमारे पास ऑलरेडी कानून है। क्या कानून है? 420 है, आईपीसी के सेक्शन है, सीआरपीसी सेक्शन है। मगर अगर आप एक ऐसा कानून लाएंगे कि नहीं, मज़हब तब्दील करने से पहले तुमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने करस्पॉन्डेंट को मध्य प्रदेश और गुजरात, उड़ीसा भिजाइए। कितने एप्लीकेशंस पेंडिंग है जो लोग मजहब तब्दील करना चाहते हैं, हुकूमत नहीं देती उनको। और चौथी बात, अगर वो कानून लाएंगे तो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो ये कहता है कि दलित सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध मजहब का होता, आप इसको तब्दील करिए। आप कहिए कि जो हिंदुस्तानी होगा, जिसका मजहब कोई चाहे इस्लाम हो या ईसाई, वो भी दलित का स्टेटस मिलेगा उसके पैरामीटर्स पर। ये इसके ऊपर बात नहीं होती और धर्म तब्दील होगा। आखिरी बात, 2001 का सेंसस है, 91 से कंपेयर कर लीजिए, कितने हिंदू पॉपुलेशन में कमी हुई है, कितने मुसलमान ईसाई के पॉपुलेशन में ज़्यादती हुई। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुल्क में एक नफरत की फिजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ईसाई और मुसलमानों का खौफ हिंदुओं को दिलाया जा रहा है अक्सर। तब ये गलत है और मुझे यकीन है कि हमारे हिंदू भाई, ये जो कोशिश की जा रही है, ये बैडली एक्सपोज हो चुके हैं लोग जो कर रहे हैं और इस झांसे में नहीं आएंगे। जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं उसी की तो रोटी आप सेक रहे हैं, उसी की रोटी आप सेक रहे हैं। आपने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर दे दी, लेकिन उसके बावजूद आप भी उसी की आंच पे हैं। आपको मालूम, आप भी उसी की आंच पे, आप भी यही सब बातें कह के मुसलमानों को डरा रहे हैं। आप रोटी, कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो फिर ये सब चीजें देखिए, मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, सिवाय अल्लाह किसी नहीं डरते हम। और आप रोटी की बात कर रहे, 85% बीपीएल है हम लोग, पेट में रोटी नहीं है। सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में अगर कोई पॉवर्टी है तो मुसलमानों की। प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट आके देख लीजिए आप, 2007 और 8 में जो रिपोर्ट आई प्लानिंग कमीशन की कि मेरे पेट में रोटी नहीं है तो मैं कौन सी रोटी सेकूंगा। अरे हमारे पेट खाली है, हमारे पेट खाली है मैडम, मैं तो उन पेट को भरना चाह रहा हूं, मैं तो उनको इज्जत दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। और वही कह रहे हैं मुझसे कि भैया हमारा पेट भी भरो, हमको इज्जत भी दिलाओ, हमको पढ़ाओ भी, और हमारी जो हमारा जायज मुकाम है हमको दिलाओ। अब मैं कौन सी रोटी सेक रहा हूं? मैं तो भूखा हूं मैडम, मैं तो 65 साल से धोखा खाया हुआ हूं। मेरे जिस्म पर इतने जख्म है जो दोस्तों ने भी दिए, दुश्मनों ने दिए, कि वो जख्म भी मैं कोई जगह बाकी नहीं रही अब जिस्म में, इतने जख्म खा चुका हूं मैं, यही रोटी के नाम पर। यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन आप कह तो रहे हैं, लेकिन उसी चीज को आप भी नहीं, मैं रोटी नहीं सेक रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे रोटी पकाने का हुनर सिखा दीजिए। मैं मच्छी का मुतालबा नहीं कर रहा हूं, मच्छी पकड़ने का हुनर मुझे सिखा दीजिए। हम वही तो लड़ रहे हैं, हम वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये रोटी सेक रहे हैं। लेकिन आपने अभी भी मेरी एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर संसद में धर्म
धर्मांतरण पर नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे अगर क्योंकि कोई बिल आता है तो आप सपोर्ट नहीं क्योंकि करेंगे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, ये ये पंडित नेहरू के उस उसूल के खिलाफ है, ये के मुंशी के खिलाफ है जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है। हम नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे इसको सपोर्ट? पूरी तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो मुल्क अगर पंडित नेहरू की इज्जत करेगा, जो मुल्क जो हुकूमत के मुंशी और टीएम कृष्णमाचारी की इज्जत करेगी, वो इस तरह का बिल नहीं लेकर आएगी, ना सपोर्ट करेगी। लेकिन आजकल क्या बात है कि ओवैसी जो है, ओवैसी बंधु जिन्हें कह दिया जाए, एक आप और एक आपके छोटे भाई, एक दबंग ओवैसी है, एक रॉबिन हुड ओवैसी बने पड़े। सडनली मुस्लिम राजनीति का पूरा फोकस जो है वो ओवैसी बंधुओं पर आ रहा है। क्या बात है? आप मुलायम सिंह को जो है उनको बोलते हैं कि ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। आप मुलायम सिंह की पूरी राजनीति जो है वो एंटी बीजेपी रही है। नहीं, अच्छा है कि हम अपने इंटरव्यू के शुरुआत में ही आप मेरे भाई का जिक्र कर दिए, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो चुका हूं कि बगैर उनका जिक्र करे कोई इंटरव्यू पूरा ही नहीं होता। बातें ही ऐसी करते हैं कि उनका जिक्र कैसे नहीं होगा। नहीं, ठीक है। अब रहा सवाल के मुलायम सिंह यादव साहब के ताल्लुक से आपने सवाल किया। यकीनन वो बहुत बड़े हिंदुस्तान के लीडर हैं, वो उनका एक तारीख़ी रोल रहा है बैकवर्ड क्लास की लीडरशिप में। मगर अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी बनी बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद, और मुलायम सिंह यादव को ये फ़ख्र से कह दे कि मैं मुलायम सिंह नहीं बल्कि मौलाना मुलायम हूँ। आप ये देखते जाइए कि उनके अब इस टेन्योर में, उनके पार्टी के टेन्योर में मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए। 10 मुस्लिम ख़वातीन सुप्रीम कोर्ट गई कि भाई हमारा रेप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और चार्जशीट फाइल किया जाए। 1.5 साल का अरसा हो गया। एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम एक औरत के लिए जाकर कहना कि मुझसे इस तरह से नाइंसाफ़ी हुई, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। सुनिए मेरी बात, अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। मुजफ्फरनगर के दंगों में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ, कितने गिरफ्तारियाँ हुई, आज भी एफआईआर खाली पड़े हुए हैं। वादा किया गया था 16% रिजर्वेशन का, वो नहीं हुआ। इसके बाद भी आप इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं, एक भी मुसलमान उन्हीं की पार्टी से, छोड़ दिए मैं तो इलेक्शन नहीं ला वहाँ से, कामयाब नहीं होते। एक ही फैमिली के, एक ही कम्युनिटी के उनके एमपीज कामयाब हो जाते। तो इसको आप क्या राजनीति कहेंगे? क्या आप इसको बोलेंगे कि ये सेकुलरिज्म है और मैं कम्युनलिज्म कर रहा हूँ? मतलब ये तो नहीं है कि आप मुलायम सिंह को कह दें कि वो बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। अब आप देख लीजिए कि जो लोग ने मजहब तब्दील किया, उनको झांसा दिया गया। एक आप ही के चैनल पर आपने दिखाया, आपने ही कहा कि 2 दिन हो गए अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। 2 दिन के बाद एफआईआर रजिस्टर होता और फिर गिरफ्तारी नहीं होती। अगर धर्मांतरण वाली बात होती है, अगर कन्वर्जन की बात होती है और मुलायम सिंह यादव उस पर संसद के अंदर एक बयान देते हैं कि आगरा में इसका कोई असर नहीं पड़ा है, तो उसको आप उनको बोल देंगे कि आप तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। जब पार्लियामेंट में बहस शुरू हो रही थी और मुलायम सिंह यादव साहब मुतालबा कर रहे थे कि बहस होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी बहस, ये मुल्क का मामला है, गड़बड़ हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, कराइए बहस, स्पीकर से कह रहे थे। और जैसी बहस शुरू हुई, 90 डिग्रीज नहीं बल्कि 360 डिग्रीज यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा हुआ ही नहीं कुछ, आगरा में कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या ये इस तरह से 10 मिनट में उनका रवैया बदल गया? जबकि सारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स, अखबारात इस बात को लिख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जबरन धोखा देकर किया गया और स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। एक हुकूमत अगर पावर में है तो उनकी ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो हर एक के जान और माल की हिफाजत करे, तो मतलब जो ये नाकाम साबित हो रहे हैं। क्या ये माना जाए कि इसीलिए आपने संजरपुर गांव को, आजमगढ़ के गांव को गोद ले लिया, जहां के लड़के बाटला कांड में इन्वॉल्व थे? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ओवैसी साहब उसी खेती पर अपनी फसल काटने पर जुड़े हुए हैं? मुसलमान, आप बोलते जरूर है कि हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते, लेकिन एग्जैक्टली आप नया चेहरा बनने की कोशिश में। अगर आप ये कहेंगे कि संजरपुर पूरा का पूरा संजरपुर दहशतगर्दों से भरा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक, तो आप संजरपुर के तो खिलाफ नहीं है ना? नहीं, मैं संजरपुर के खिलाफ नहीं। और संजरपुर और नहीं, सुनिए, हैदराबाद से, और संजरपुर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है
जिसमें कोई विलेज शामिल नहीं है, और मुझे इस बात की इजाज़त दी जाए कि मैं इस मुकाम पर, इस जगह पर, इस विलेज को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो कौन सा आसमान सर पे गिर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जो भी वो गांव होगा उसको डेवलप किया जाए, उसमें तमाम सहूलतें उनको फराहम की जाए जो नहीं है वहाँ पर, तो उसमें गलती क्या है? नहीं, अरे उसमें गलती क्या है? उसमें नहीं, उसमें देखिए डेवलप एक तरह लेकिन एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा है कि ओवैसी साहब ने अपने स्टेट तेलंगाना को छोड़ करके और किसी स्टेट को, जहां से आपके 2 एमएलएज आए हैं महाराष्ट्र, उनको आपने छोड़ दिया और सीधे आप उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में टपक पड़ते हैं, तो ये तो पूछेंगे ना लोग। कहाँ टपक पड़ते? मैं तो हिंदुस्तान का सांसद हूँ ना, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मुझे वीज़ा की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बात देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि संजरपुर के अवाम में या जो भी उस इलाके की जगह है, हमको एतमाद पैदा करना है, उनको बताना है कि भाई हम डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे। देखिए अगर हम भोले बन के बोल रहे हो कि जैसे कि नहीं जी हम तो वहां जा रहे हैं डेवलपमेंट करने, नहीं, मैं इतना भोला भी नहीं हूँ जैसा आप बोल रहे हैं। मैं यकीनन मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक सियासतदान हूँ, मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूँ, मगर अगर कोई एक स्कीम है और हम उसका फायदा उठा रहे हैं तो कौन सा गुनाह हो गया? कोई गुनाह नहीं, खाली इस चीज को एक्सेप्ट आजमगढ़ से देखिए आपका देखिए, आप क्यों मुझे आइसोलेट करके सिर्फ मुसलमानों तक महदूद कर रहे? अगर मैं मुस्लिम राजनीति करता तो भैया पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीतकर क्यों आ रहे? इसका जिम्मेदार मैं हूँ क्या? लोग सुनिए चीज को तो आप बढ़ा रहे हैं कि नया चेहरा मुसलमानों का बन के आया हूं, मैं उभरा हूं, हमारे साथ पीछे आओ, हमारी जमहूरियत एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें तमाम तबकों को उसमें नुमाइंदगी मिले। कैसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी जहां पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत के सिर्फ 4% लोग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेंगे? तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का ताल्लुक डेवलपमेंट से, इसको तो आप इनकार नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि नौजवानों से भाई आप और एतमाद पैदा करो सिस्टम में और आप डेमोक्रेसी में अपने आप को इन्वॉल्व करो, तो क्या ये मुल्क के मुफाद में नहीं है? इसीलिए तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि पूरे देश के मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको आप ये दिखा, हिंदुस्तानी तो है ना, वो हिंदुस्तानी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको आप ये दिखाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जिन लोगों ने सेकुलरिज्म की राजनीति की उन्होंने आपका कुछ नहीं किया। हम 2 बंधु आए हैं, हम MIM आए हैं, हम आपको साथ लेके चलेंगे, हम आपकी आवाज बन के नहीं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं हाथ हिलाऊंगा और सब आ जाएंगे। आप आवाम को ऐसा, आवाम बड़ी होशियार होती है, और अगर आवाम हमको मोहब्बत से नवाज रही है, आवाम में अगर हमारा थोड़ा थोड़ा एतमाद पैदा हो रहा है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो हम अच्छा ही कर रहे होंगे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ हाथ हिलाऊंगा या फिर कुछ बोल दूंगा। मगर देखिए आपको हेल्प कर रही है इसमें, ये भी तो बात है कि आप जितनी भी जिस तरीके की बातें हो रही है, जिस तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी पॉलिटिक्स को और पेनिट्रेट कर रहा है। आप मेरी बात समझिए कि हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, और अगर हम बात अपनी करते हैं, लोगों को समझ में आता है, और हमारे अगर पब्लिक मीटिंग में लोग नहीं सोते आके, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है इसमें? लेकिन एक तो ये बात मानेंगे कि चाहे वो साक्षी महाराज का बयान हो या साध्वी निरंजना का बयान हो या योगी आदित्यनाथ का बयान हो, ये सब बयानात जो इनके आते हैं तरीके के, या RSS की पूरी जो वृहद संघ परिवार है उसके किसी का भी कोई बयानात, इन सब के बयानात आपको और हेल्प करते हैं। अरे भाई, अगर कोई जाके गड्ढे में गिर रहा है तो मैं क्या करूंगा? जिस हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जिसके पेट में दर्द है वही अजवान खाए। अगर किसी के सर में दर्द है, मैं दवा खाने से सर में दर्द जाएगा क्या उसका? तो अगर ये देखिए, ये आप ऐसा इनको इजीली इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिए। जो अंग्रेजी कहावत है कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड देयर मैडनेस, कि ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि इनका जो कोर हिंदुत्व वोट बैंक है
वो उसको और स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। और आप अपने वोट बैंक को मेरा के कहाँ है साथ वोट बैंक? आप अपने अरे आप को रुझाने मेरा में लगे। वोट बैंक ही कहाँ है? अगर मेरा वोट बैंक होता तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कम से कम एक 35-40 मुस्लिम अच्छा, लोग ये दिख बताइए जाते। कि उत्तर प्रदेश में अगले जब चुनाव होंगे तो एमआईएम वहां पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी ना? यकीनन इंशाल्लाह खड़ा करेंगे, करेगी, बिल्कुल। क्योंकि महाराष्ट्र में 2 आपके एमएलए आ गए, उसके बाद आपको लग रहा है कि आप पैन इंडिया बन सकते हैं और मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ कर सकते हैं। नहीं, देखिए 24 सीट में 2 जीते हम, इतना आसमान सर पे उठा लिए, ऐसा तूफान आ गया, ऐसा लग रहा है कि भाई अरे भाई हम तो पार्लियामानी जमहूरियत में एतमाद पैदा कर रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा, हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जमहूरियत है, आवाम अगर पसंद करेगी तो साथ देगी हमारे। अच्छा, आप इशरत जहान को अपनी बहन क्यों बताते हैं? अच्छा, ये बताइए, आप तो पार्लियामेंट में हैं, आपके तो ये चाहे साक्षी महाराज हो या योगी आदित्यनाथ हो या साध्वी निरंजना हो, उन सबसे बातचीत तो होती होगी भाई, एक रफा दफा तो होता ही होगा, दुआ सलाम तो होती होगी। नहीं, दुआ सलाम तो होती नहीं होती है मैडम। हम दूर दूर तक हम कहाँ जाके उनसे मिलेंगे? नहीं होती मैडम। देखिए, जो इस तरह की बातें करते हैं, हम क्यों मिलेंगे उनको? जो हमको बेइज्जत करते हैं, जो हमको हिंदुस्तान में बराबर का शहरी नहीं समझते, और जब उसे और शहरी उसी वक्त समझेंगे जब हमारा मजहब तब्दील करेंगे। नहीं, हम इनसे क्यों बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। दुआ सलाम तो होती है, बेसिक कर्टसी अरे दुआ सलाम किससे करेंगे? दुआ सलाम उनसे करेंगे जो हमारे खैर खां हैं, जो हमारा अच्छा चाह रहे। ये तो हमको तबाह और बर्बाद करना चाह रहे। लेकिन आप उनसे ये बात तो कर सकते हैं कि आप लोग इस तरीके की बातें क्यों उठाते हैं? इस तरीके की बातें आप भी तो कर सकते हैं उनसे। इनके वजीर आजम तो खामोश बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे उन लोगों को, वो उनसे बात नहीं कर रहे, तो मैं क्यों बोलूंगा उनको? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लोगों से। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री इनकी बातों पर जवाब दे? प्रधानमंत्री ने को अगर उनको बोलना होगा नरेंद्र मोदी को, तो वो साध्वी निरंजना को या योगी आदित्यनाथ को या साक्षी महाराज को अलग से बुला के डांट सकते हैं, वो कर भी रहे होंगे। लेकिन वो अगर नहीं बोल रहे तो इस पे आपको इतनी ज्यादा ऊब क्यों? अच्छा सवाल किया आपने। हिंदुस्तान में ग्रोथ कैसे होगी? यही चलता रहेगा, चीला चीली, ये सब गंदी बातें, और तो हिंदुस्तान में ग्रोथ होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ? आपको मालूम कि प्राइम मिनिस्टर क्या चाह रहे हैं? $100 बिलियन का एफडीआई चाह रहे हैं। ये सब तमाम बातों से हिंदुस्तान में एफडीआई आएगा। आप जाकर जापान से डील साइन करके आए, खाली $10 बिलियन आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे $100 बिलियन का एफडीआई चाहिए। एफडीआई आएगा? इस तरह की बातों से क्या हिंदुस्तान का ग्रोथ होगा? इस तरह की बातों से क्या गवर्नेंस के इश्यूज सॉल्व होंगे? ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक डेलिब्रेट प्लॉय है, ये एक फसाड है। और ये आप देख लीजिए, जब से हुकूमत पावर में आई, 6 महीने में हर 15 दिन या 20 दिन या हफ्ते भर के बाद इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान आते हैं। इसका मकसद एक ही है कि इनका जो कोर सपोर्ट बेस है उनको खुश रखा जाए। हाँ, लेकिन हो सकता है ना प्रधानमंत्री बयान नहीं दे रहे क्योंकि इन पर वो फंसना नहीं चाहते, क्यों उस पे और वो कुछ बयान दे करके फंसे? यही वजीर आजम जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस वक्त के वजीर आजम को क्या कहते थे? मनमोहन सिंह। हाय, अब क्या हुआ? अब ये सन्नाटा क्यों है? ऐसा हो गया मैडम के सन्नाटे की भी आवाज आती है हमको अब। मतलब आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए और बात करें और बोले इस पे पूरी तरह से पुरजोर तरीके से? अरे वो अगर बोल देंगे, वो तो प्रचारक भी रहे हैं, वो अगर बोल देंगे तो ये सब चीजें नहीं होगी। मगर ये तमाशा हो रहा है। तो आप संसद में हैं, प्रधानमंत्री के पास आप जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री आप तो एमएसआरी बन रहे हैं प्राइम वजीर आजम के। नहीं बन रही, मैं आप तो चाह रहे हैं कि हमको तो जाके बात कीजिए ना। ये बड़ी अच्छी सी पिक्चर बनेगी कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री से जाके मिले। वजीर आजम है भाई, अगर आप भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और वो भी करते हैं तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम पार्लियामेंट में खड़े होकर बहस में हिस्सा लेते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो वो गवर्नमेंट से एड्रेस कर रहे हैं ना हम। अगर हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं तो क्या नहीं देखेंगे गवर्नमेंट के लोग?
तो ये मालूम उनको मालूम होगा। जब हमारा टेलीफोन सुनते हैं, सब चीज़ें उनको मालूम होती हैं, कहाँ जा रहे, कहाँ बैठे, तो फिर बात करना क्यों मतलब आप करना। क्या कह रहे हैं कि आपके नहीं खिलाफ सुनिए, आपके खिलाफ आईबी लगा रखी है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं टेलीफोन सुनते हैं, सब पता होता सुन है। के बदम बात करते हैं ना, तो मालूम तो होगा ना। पार्लियामेंट में हम बोलते हैं तो बात तो मालूम होगी। मिलना ही क्यों, आप तो ऐसा लग रहा है कि भाई चले जाओ, जाकर मिल लो और मैं फोटो दिखाऊंगी। नहीं मैडम, मैं आपकी फोटो के लिए ये काम नहीं करने वाला हूं। मैं वजीर आजम के सामने खड़े होकर हक का मुतालबा करूंगा, इसीलिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। मैं लड़ूंगा हुकूक के लिए, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, ये मेरा जमहूरी हक है और उसको इंशाल्लाह मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपके ताउन की जरूरत है मुझे। एक बात बताइए, क्या आपको डर है कि आपके खिलाफ आईबी लगी हुई है? क्या आपको इस बात का डर है कि आपकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं सिवा अल्लाह से डरता हूँ। मुझे किसका अच्छा है हमारे खिलाफ आए देखे, मालूम तो जाएगा। कोई हमारे को इतराज नहीं है। देखिए, जिसको जो काम करना है वो काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, उसमें क्या हमारे को कोई इतराज। पर आपने कहा कि आपका टेलीफोन टैप होता है। मैं मिसाल दिया हूँ, सुनते हैं तो भाई मैं बात करता हूँ टेलीफोन पे तो सुनते, बाजू खड़े हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अब आपने कहा कि प्रोग्राम में आ जाओ, तो भाई बात हुई ना आपकी हमारी, तो आप भी सुने, मैं भी सुना। देखिए, अच्छा है, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, मालूम होगा। आपको डर लगता है? मैडम, मैं सिवाय अल्लाह से किसी डरने वाला नहीं। अच्छा, एक और सवाल कि पिछले साल जब हेमराज का जो अपना सिपाही था हेमराज, उसका जब सिर काट के पाकिस्तान के लोग लेके गए थे, तो प्रधानमंत्री ने ये और सुषमा स्वराज का ये बयान आया था कि एक सिर की जगह पे कितने 10 सिर काट के लेके आएंगे हम। आज की ये खबर है कि ये सरकार ने ये माना है कि पिछली सरकार यानी मनमोहन सिंह की जो सरकार कर रही थी वो सही कर रही थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखते जाइए, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी आवाम के। अब ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आर्मी के बेस में सुबह 3 बजे दहशतगर्द घुस जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं और हमारे एक बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हो जाती है। यही वज़ीर आज़म जब चीफ मिनिस्टर थे तो कितना गुस्सा और गम का इजहार करते थे। आज क्या हो रहा है? आप सही कह रहे हैं कि एक सर का जो फेमस स्टेटमेंट दिया गया था पार्लियामेंट में, आज क्या हुआ? भाई, पावर के आप बाहर रहेंगे तो गुस्से का इजहार करेंगे और जब पावर में आ जाएंगे तो कहेंगे नहीं, जो साबिक़ा हुकूमत थी जो वो सही काम कर रही थी। एक बात तो ज़रूर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के अतराफ़ में ऐसे ममालिक हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इनस्टेबल हैं और दुनिया में ये वाहिदी मुल्क हो जितने इतने अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं और हमारे उनसे कई इश्यूज़ भी हैं। तो अच्छा है कि हमको अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत है और बातचीत के ज़रिए। नरेंद्र मोदी ने तो उनको अपने शपथ में बुलाया था, बातचीत अच्छा किया, पीएम नवाज शरीफ को बुलाया था। अच्छा किया। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो हिंदुस्तान के अतराफ़ में जो ममालिक हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेगा और इसी के ज़रिए हम ये तमाम चीज़ों पर किसी हद तक, कोई गारंटी नहीं है, किसी हद तक हम रोक भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि आप हाफिज सईद के खिलाफ एकदम पूरी तरीके से जाके वहाँ खड़े होंगे और उनके खिलाफ बोलेंगे? आप क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते, हाफिज सईद के, जो हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी आग उगलते हैं? देखिए, मुझे सख्त एतराज़ है आपके इस क्वेश्चन पर। आप मुझसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान हो? जी नहीं। आपने कितने सवाल किया हाफिज सईद के बाद? आपको दिखाना पड़ेगा इस प्रोग्राम के। आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा कि आपने कितने गैर मुस्लिम लीडरों से इस तरह का सवाल किया हाफिज सईद के बारे में। दूसरी बात सुन लीजिए। अब आप जब सवाल करें तो बताता हूँ। जियो टीवी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं, कीर्ति आज़ाद, मणिशंकर अय्यर बैठे हुए थे। मैंने क्या कहा उस शख्स के बारे में जो 26/11 का असल खाती है, आप मालूम करवा लीजिए, देख लीजिए हमने क्या कहा उनके बारे में। और हम आज भी मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद, जो उसको यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट करार दिया, उसके ऊपर जो केस चल रहा है उस पर तेज़ी पैदा की जाए। और हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि कसब ने अपने कन्फेशन में कहा हाफिज सईद के बारे में। हमारे पास ये भी रिकॉर्ड है कि वो कराची में बैठा हुआ था जब हमला हो रहा था। तो अब ये इस हुकूमत पर मुनस्सिर है कि वो पाकिस्तान से बात करके इन चीज़ों के ऊपर अपने मुतालबात को मनवाए। मगर प्लीज़, कि हाफिज सईद आएगा, मुल्ला उमर आएंगे, उसामा बिन लादेन आ जाएंगे, मैं क्यों जवाब दूँ? तो सबको जवाब देना है इनके बारे में।
जी, बिल्कुल। मुझे इस पर इख्तलाफ है। एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बनता चल जाता है कि मुस्लिम यूथ्स के लिए ये खास करके उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को टारगेट किया जाता है? किसी हद तक ये सही भी है। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ, पूरे सबने कहा कि बच्चों ने किया, बाद में मालूम हुआ किसी और ने किया। पूना का ब्लास्ट हुआ, हिमायत बेग का नाम आया, बाद में यासीन भटकल जाकर कहा कि मैंने किया। मालेगांव का ब्लास्ट हुआ 2004 2006, 2 ब्लास्ट हुए। 10-15 साल कांग्रेस की एनसीपी गवर्नमेंट रही, ये नहीं बता सके कि भैया अभिनव भारत ने किया, क्या मालेगांव के मुसलमानों ने किया, नौजवानों ने किया। जितने केसेस बुक हो रहे हैं 6-6 साल के बाद वो ख़त्म हो रहे हैं, बच्चे एक्सोनरेट हो रहे हैं, तो ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। हमको देखिए, हमारे मुल्क में अगर 60% की आबादी यूथ है, तो हिंदू नौजवानों के बाद दूसरे मुस्लिम नौजवान हैं जो इतनी बड़ी तादाद में हैं। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा और इनको तमाम वो सहूलतें देना जिससे हमारा मुल्क मजबूत हो सके। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा, हमारा आप इशरत जहान को अपनी बहन क्यों बताते हैं? क्या तकलीफ है आपको? इशरत जहां मेरी बहन नहीं हो सकती क्या? लेकिन उसको पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं ना। क्या अगर संसद में अरे आप इस इंसाफ का मुतालबा करना कोई गलत बात है क्या? आपके खिलाफ दिग्विजय सिंह भी बहुत सारे महाराष्ट्र इलेक्शन में उन्होंने कोई बयान दे दिया कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए। अरे वो अगर मैं बात बता दूं कि 28 अप्रैल को क्या हुआ तो बड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। छोड़ दीजिए, शायद जब मैं किताब लिखूंगा तो दिग्विजय सिंह साहब के बारे में और बहुत लिखूंगा। मगर एक बात तो सही है कि अफसोस मुझे इस बात का है कि हम 8 साल यूपीए में रहे जब दूध के धुले हुए थे, जैसा ही हम छोड़ दिए। अब ये बदबख्ती ये है कि अगर मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेना है तो मुझे आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से मिल लो या बीजेपी के पास चले जाओ, मैं नेशनलिस्ट हो जाऊंगा। अगर मुझे सेकुलर का सर्टिफिकेट लेना है तो राजा साहब दे देंगे मुझे, मैं सेकुलर हो जाऊंगा। मुझे इन दोनों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं इस बात पर ही फ़ख्र करता रहूँगा और मैं जो काम कर रहा हूँ करता रहूँगा। अब दिग्विजय सिंह साहब बोलते हैं, भाई ये बता दें कि मैं जो वो बोल रहे हैं सही है, मान लिया जाए। आखिरी बार एक मुसलमान मध्य प्रदेश में एमपी कब बना था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतना क्यों हार रही है? वो तो आप ही का है ना राजा साहब, वो बता दीजिए। और वो भी ये बता दीजिए कि हिंदू महासभा से उनका क्या ताल्लुक़ था, वो ही बता दीजिए। हम तमाम बुराइयों का मुंबा तो मैं बना हुआ हूँ। मैं ये मानता हूँ भाई आप दूध के धुले हुए हैं ना। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में कोई मुसलमान एमपी कब जीता था, क्यों पावर में नहीं आ रहे आप? अच्छा, हैरत की बात यह है कि जिम्मेदार थे तेलंगाना के, आपने तेलंगाना दिया, वहाँ पावर में नहीं आए। ये भी मेरी गलती है क्या? ये चीज़ें हैं। अब ये नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, ये तो बहुत आसान है। आपके ऊपर एक आरोप और लगता है कि आपकी पार्टी जो है ना वो आपकी भी परिवारवाद की पार्टी है। ये क्यों? मतलब आपको और एक्सपैंड करना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। अरे मैडम, आप हम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। अरे आप तो अरे ये चित तो भी मान आपकी लीजिए पट भी आपकी कैसा होगा? ये तो बहुत। लेकिन अभी तक तो आपका सिर्फ पहला परिवार। सवाल ये था कि आप यूपी क्यों जा रहे हैं, गांव पर संजरपुर। ये बताइए कि आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि आपके पूरा खानदान जो है वो एमपी एमएलए बन के बैठा हुआ है और लोगों को आपके घर वाले उबरने नहीं देते। ऐसा नहीं है। हमारे पास 7 एमएलएज हैं, जिसमें से अकबर एक एमएलए है, मैं एमपी हूँ। 2 एमएलएज महाराष्ट्र में हैं, कई कॉरपोरेटर्स हैं, कई सरपंच हैं, एमपीटीसी के मेंबर हैं। एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी है, बॉडी है, सब मिलकर। देखिए, ये मेरे एक की मेहनत नहीं है, इसमें हज़ारों लाखों लोगों की मेहनत और दुआएं हैं जिससे हमको कामयाबी मिलती। ये किसी एक आदमी का दिमाग है, एक आदमी का काबिलियत कभी कोई कुछ नहीं कर सकते जब तक आप कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा। और वो कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को आप कैसे आंकते हैं? जिनके खिलाफ ट्रिपल मर्डर केस हो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, लेकिन वो बड़े अच्छे संयोजक हैं, उन्होंने पार्टी को काफी आगे बढ़ाया है, इसको तो आप मानेंगे ना। अब उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। अब आपकी नज़र में वो बड़े काबिल हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप बड़े सरकास्टिक हैं इस तरीके से। तो वो आज देश के बड़े कद्दावर नेता है, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उससे कोई मैं इनकार नहीं कर सकता, वो तो सबको मालूम। बिल्कुल है वो।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका खासा दखल है, जहाँ पर आप भी जा रहे हैं। नहीं जाएं, अरे हिंदुस्तान मेरा है। हमारे स्क्रिप्ट, हमारे किताबों में ये कहा गया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो उन्हें पहला कदम वो हिंदुस्तान में रखा। तो हमारा मुल्क है ये, हम रहेंगे, हम जहाँ भी जाना जाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए जमहूरियत में आवाम फैसला करेगी, मगर उत्तर प्रदेश में बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम नहीं जाने से पहले एक भी मुस्लिम एमपी कामयाब नहीं हुआ, एक भी नहीं कामयाब हुआ। मैं समझ रहा हूं आपके सवाल के पीछे क्या सोच रही हैं आप, मगर मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि मंजलिस के जाने से पहले हाँ। एक भी एमपी कामयाब, पहले 8 मुस्लिम एमपीज थे, अब एक भी कामयाब नहीं हुआ। अब इसकी जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप बताइए, कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप अपने आप को उत्तर प्रदेश के बहुत कामयाब अपनी पार्टी को देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे इखलास के साथ काम करूंगा। ये ऊपर वाले अल्लाह के ऊपर है और आवाम के ऊपर है कि वो अगर हमको पसंद करेंगे तो जाहिर कामयाबी मिलेगी। कोशिश तो हम करेंगे, देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि MIM के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं अनुराधा प्रसाद आपके साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।